कैसे हैं आप? आपका स्वागत है फिर से आपकी हिंदी व्याकरण कक्षा में। बच्चों, हमने व्याकरण का जब चैप्टर 1 पढ़ा था उसमें हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना था। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम विचार करेंगे वर्ण विचार। हमारा चैप्टर है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको समझ में आए कि वर्ण पर हम कैसे विचार करेंगे। तो वर्ण किसी भी हिंदी भाषा में, जैसे ये नाम है अमन या ये शब्द है कमल। अब आप सभी को पता है बच्चों कि इसमें जो अ वर्ण है या क है, इसका क देख लेते हैं। क जो क वर्ण है उसमें अ की ध्वनि निकल रही है। इसी तरह जो मा वर्ण है उसमें भी अ की ध्वनि निकलती है, या जो ल शब्द है, ल वर्ण है, उसमें भी अ की ध्वनि निकलती है। तो यानी एक वर्ण में से एक ध्वनि जब हमने अलग कर दी तो अब इस वर्ण में, क वर्ण में कुछ भी नहीं बचा, यानी इस वर्ण के हम और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि इस कमल शब्द में कितनी ध्वनियां हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल 6 ध्वनियां हैं। 3 ये वर्ण और 3 इसमें लगे हुए स्वर, क्योंकि कोई भी वर्ण जो है वो कभी भी बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जाता। तो इस तरीके से जो वर्ण की परिभाषा बनेगी, वर्ण की परिभाषा तो वो ये बनती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। तो ये है हमारी वर्ण की परिभाषा। क्योंकि हमने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया कि एक जो वर्ण है वो किसी न किसी एक स्वर के साथ बोला जाता है, और अगर उस वर्ण में से उस स्वर को हम अलग कर दें तो फिर उसके बाद उसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, वो अपने आप में ही अधूरा हो जाता है। तो इस तरीके से जो वर्ण है वो क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ेंगे वर्णों के भेद। तो वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। भेद स्वर और व्यंजन। लेकिन स्वर और व्यंजन जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जब हमें पढ़ना शुरू करते हैं, हम हिंदी की कक्षा में जब हम हिंदी पढ़ना सीखते हैं तो हमें सबसे पहले लिखना सिखाया जाता है अ से लेकर ज्ञानी तक। अ से लेकर ज्ञानी तक, यानी जब हम क ख ग घ न ये पूरे वर्ण लिखना सीख जाते हैं, वो भी एक निश्चित क्रम में जब हम ये सारे वर्ण लिखना सीख जाते हैं तो उस क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। तो हम यहाँ पर वर्णमाला की भी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम वर्णों के भेदों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्णमाला की भी परिभाषा लिख लेते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध यानी क्रम से लिखना, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो जो हमने यहाँ पर भेद, जो अभी मैंने आपको बताया कि भेद जो है वो स्वर और व्यंजन होते हैं, तो वो हम वर्णमाला के भी भेद कह सकते हैं। वो एक ही बात है कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है या वर्णमाला को हम कैसे विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर के बारे में तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या है।
स्वर, स्वर जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, सहायता के बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि स्वर होते कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर जो है वो 11 माने हुए हैं। अब उनको हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। 11 अ आ ई ई उ ऊ ऋषि ए ओ आदि। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इनको 11 माना गया है। 11 स्वर होते हैं हमारी हिंदी में, 11 स्वर। इसके अलावा जो 2 वर्ण बचते हैं हमारे अह और अह, अंग और अह, इनको बच्चों अयोगवाह कहा जाता है। इनको अयोगवाह कहा जाता है। अब हम जानेंगे स्वर के भेद कि स्वरों को जो है, ये जो स्वर लिखे गए हैं इनको भी 3 रूपों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर, फिर है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं बिना मात्रा वाले, बिना मात्रा वाले, जिनमें बोलते समय कम समय लगता है, कम समय लगता है। और ये गिनती में जो है 4 होते हैं, 4 होते हैं। अब वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ऋषि, ये होते हैं हमारे 4 ह्रस्व स्वर। इनको बोलते समय हमें कम समय लगता है, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बोलते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इन स्वरों को बोलते समय ह्रस्व स्वर में जितना कम समय लगता है उससे दुगना समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में हम कितने वर्णों को लेते हैं? जो दीर्घ स्वर हैं वो आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, इनको लिया जाता है। यानी ये गिनती में जो है ये कितने होते हैं? 7। ये गिनती में 7 होते। अब है प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होता है? कर लेते हैं हम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि जो ह्रस्व स्वर है इनको बोलते समय बहुत कम समय लगता है और ये 4 होते हैं गिनती में, अ, ई, उ और र। दूसरा है दीर्घ स्वर। इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इसलिए इनको बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर यानी बड़ा। ह्रस्व का अर्थ जान लीजिए बड़ा, और इसका ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इसमें दुगना समय लगता है ह्रस्व स्वर से ज्यादा, इसलिए ये 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब जो हमारा लास्ट में है प्लुत स्वर।
जो प्लुत स्वर है इसमें बोलते समय ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है और ये केवल उच्चारण के काम आते हैं, उच्चारण के काम आते हैं। उच्चारण के काम कैसे आते हैं वो मैं अभी बताती हूँ आपको, कि इनका कोई लिखित रूप नहीं है, इनका कोई प्लुत स्वर का लिखित रूप नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ये जो चिन्ह होता है ये प्लुत स्वर का चिन्ह होता है। यानी किसी एक शब्द को जब हम लंबे स्वर में खींचने का काम करते हैं, लंबी देर तक हम उसे बोल सकते हैं, तो वो प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो इसमें हम ओम को जितना चाहें, जब तक हम श्वास रोक सकते हैं तब तक हम इसको खींच सकते हैं। तो ऐसे स्वर जो है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, हे राम, राधे, हम राधे ऐसे करके किसी भी स्वर को अगर हमें लंबे समय तक खींचना है तो उसमें हमें क्या होगा, जो ह्रस्व स्वर है जो बहुत कम समय में हमारे मुख से बाहर निकल जाते हैं उनसे तिगुना समय लगता है और इनका कोई लिखित रूप नहीं होता, ये केवल उच्चारण के काम में आते हैं। तो इसलिए ये हो गए हमारे प्लुत स्वर। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एक बात और जानने की है कि जो स्वरों में जो र से ऋषि होता है वो जो बच गया है हमारा, क्योंकि र से ऋषि आजकल किसी स्वर के रूप में नहीं आता, बल्कि जो र है, ये वाला जो र है इसको री की मात्रा के रूप में यूज किया जाता है, री की मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपने अभी ये जितने भी स्वर देखे हैं, ये जो स्वर हैं ये मात्राओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी वर्ण के साथ मात्राओं के रूप में, स्वर मात्राओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे क, का, की, कु, के, को, कम, कह, ये इस तरीके से। तो आपने इसमें देखा ये आ की मात्रा के रूप में यूज हुआ है, इसमें जो स्वर है वो छोटी ई की मात्रा के रूप में यूज हुआ है, और इसमें बड़ी ई की मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है। इसमें छोटा ऊ, इसमें बड़ा ऊ, इसमें ए, बड़ी ए, इसमें ओ, और इसमें बड़े ओ, इसमें अंग और अह। इस तरह से जो ये जो स्वर हैं ये हमारे वर्णों के साथ मात्राओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो स्वर हैं वो मात्राओं के रूप में हर जगह प्रयोग किए जाते हैं। कोई भी जो वर्ण है वो बिना मात्राओं के या बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते। तो स्वरों में और वर्णों में यही अंतर है कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनका अपना अस्तित्व होता है, वो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, जबकि जो वर्ण है वो हमेशा स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, उनका बिना स्वर के कोई अस्तित्व नहीं होता, बिना स्वर के वो अधूरे माने जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये जो वर्ण होते हैं इनको स्वर रहित कैसे किया जाता है। तो वर्णों को स्वर रहित करने का तरीका, स्वर रहित वर्णों को करने का तरीका क्या है। तो पहला तरीका तो ये है कि जो भी हमारे जो शब्द होते हैं उनमें से उनकी पाई को हटा लिया जाता है। तो बच्चों अब आप सोचोगे कि पाई किसे कहते हैं। पाई होती है किसी भी वर्ण में जो बीच में जो सीधी खड़ी डंडी होती है वो पाई कहलाती है। जैसे आपने देखा क के बीच में, ये बीच में क्या है, क
खड़ी डंडी है। इसी तरीके से ये जो खा है, खा में ये खड़ी डंडी है। फिर ग है, ग में खड़ी डंडी है। घ है, इसमें खड़ी डंडी है, इसमें क नहीं आएगा। जो जिसमें पीछे लास्ट में ये खड़ी डंडी होती है ये पाई कहलाती है। तो अगर ऐसे वर्णों को हमें स्वर रहित करना होता है तो इस पाई को हटा दिया जाता है, यानी कि ये इस रूप में लिख दिए जाते हैं, ख, ग और घ। ऐसे ये आधे होते जाते हैं, जैसे च, फिर छ, फिर ज, फिर झ। इस तरीके से इनके पीछे की जो पाई है वो हटा दी जाती है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो वर्ण है ये स्वर रहित है। अब बात करें क की, जो मैंने यहाँ से अभी रब किया है, तो क और जो फ, ये जो दो शब्द हैं, इनको स्वर रहित करने के लिए क्या होता है कि इनका जो ये अंतिम जो ये घुमाव है, पाई के बाद जो घुमाव है, इस घुमाव को आधा कर दिया जाता है, तो ये वाले वर्ण स्वर रहित हो जाते हैं। कैसे? देखिए, हम किसी में भी ऐसे लिख देते हैं, आधा क और आधा फ। इस डंडी को हम अधूरा छोड़ देते हैं तो ये स्वर रहित हो जाते हैं। अब आते हैं ऐसे शब्द जो कि जिनमें की पाई नहीं होती। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा वर्ण है, तो ऐसे वर्ण होते हैं बच्चों जैसे ट, ड, ठ और ढ। तो ये जो वर्ण होते हैं जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, बल्कि इनका नीचे का जो ये आकार होता है, जो ये रूप है इनका, वो गोल होता है, घुमावदार होता है। तो ऐसे वर्णों को हम स्वर रहित कैसे करेंगे? तो ऐसे वर्णों को स्वर रहित करने के लिए या दिखाने के लिए हम इनके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से जब हम इनमें हलंत लगा देंगे तो ये जो वर्ण है ये स्वर रहित माने जाते हैं। जैसे इसका मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, कट्टा। तो इसमें टा पे जो हलंत लगा है, इसका मतलब ये बीच वाला जो वर्ण है वो स्वर रहित है, यानी ये अधूरा है। तो कट्टा हो गया। ऐसे ही अगर हम च से लिखें, कच्चा हो गया, पत्ता हो गया, है ना। तो जहां जहां ये आता है, जैसे डब्बा हो गया, डब्बा, तो ये अधूरा है, इसमें पाई नहीं है, इसलिए इसमें हलंत नहीं लगाया। हलंत किस में आता है? जिनके नीचे ये घुमावदार गोल आकृति होती है, तो ये हलंत लगाकर इनको स्वर रहित बनाया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भेद की तरफ। वर्ण का जो दूसरा भेद है जिसे कहते हैं हम व्यंजन। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन, व्यंजन जो है बच्चों वो हिंदी वर्णमाला में कितने माने गए हैं? 33 व्यंजन माने गए हैं। 33 व्यंजन। इसमें हमारी पूरी वर्णमाला जो है वो क से लेके ज्ञानी तक आती है, लेकिन इसमें आने वाले वर्णों का जो है अलग अलग रूपों में खंडन किया गया है। जैसे क की लाइन, फिर इसके बाद च की लाइन, त की लाइन, प की लाइन और ट, त और प, यानी शुरू की जो 5 लाइन होती हैं ये 5, और हर लाइन में 5 वर्ण होते हैं, ये हमें पता ही है। जैसे क की लाइन में क, ख, ग, घ और ण। ऐसे ही च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, त, ब, भ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, यानी म तक जो ये म वर्ण होता है। इधर से अगर हम काउंट करें तो भी 5 लाइन है, और अगर हम ऐसे काउंट करें तो प्रत्येक लाइन में भी 5-5 वर्ण है। तो अगर हम इनको 5 × 5 कर देंगे = 25। तो ये ऐसे वर्ण है बच्चों जो कि बोलते समय हमारे मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग को हमारी जिह्वा जो है वो स्पर्श करती हुई निकलती है, इसलिए इन 5 लाइन के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो स्पर्श व्यंजन है वो गिनती में 25 होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कौन से वर्ग से कौन से वर्ग तक, तो आप लिखेंगे क से लेकर प वर्ग तक, यानी क से लेके प वर्ग तक की जितनी भी लाइंस होती हैं वो सारी किस में मानी जाती हैं? स्पर्श व्यंजन में। अब हम अगला पढ़ते हैं अंतःस्थ व्यंजन।
अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। इनको अंतःस्थ व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ना तो स्वरों में ही है और ना ही ये व्यंजन में ही है। इनकी जो अवस्था होती है वो बीच की अवस्था मानी गई है, यानी इनका जो उच्चारण है वो उच्चारण होते समय हमारे मुख का जो भाग है, कोई भी जो पार्ट है जिस पर जिह्वा स्पर्श करती है, वो नाम मात्र के लिए होता है, बहुत क्षणिक होता है, बहुत ही अल्प होता है। इसलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनका जो ज्यादातर जो उच्चारण है, ज्यादातर जो स्वर है वो हमारे गले से निकलता है, तो इसलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा गया है। और ये 4 हैं, य, र, ल और व, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की स्थिति होती है इनकी, और ये जो है इनको बोलते समय उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है और क्षणिक होता है। इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़े तो हमारा तीसरा जो है वो होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, अब बच्चों ये भी 4 होते हैं, श, श, स और ह। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है गर्मी, गर्मी, यानी ऐसे ये 4 व्यंजन हैं, ऐसे 4 वर्ण हैं, व्यंजन हैं, जिनको बोलते समय हमारे मुख के अंदर एक गर्मी पैदा हो जाती है, जिनको बोलने में हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, गर्मी प्रतीत होती है। इन व्यंजनों को हमें जबरदस्ती मुंह से बाहर धकेलना होता है, इनको हम आसानी से नहीं बोल पाते हैं। एक गर्मी जो हमारे मुख के अंदर जो ये वर्ण बोलते समय हमारी जिह्वा जो टकराती है, उससे एक गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ये भी अंतःस्थ व्यंजन की तरह 4 होते हैं, श, श, स और अ। इनको ऊष्म व्यंजनों के आधार पर ही जो अगला है हम पढ़ेंगे वो है श्वास के आधार पर विभाजन। श्वास के आधार पर विभाजन कैसे किया गया है? श्वास के आधार पर विभाजन किया गया है कि एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होता है महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो जैसा कि हमें इनके शाब्दिक अर्थों से ही पता चल रहा है, अल्प माने थोड़ा और महा माने ज्यादा, यानी जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जो मुख से जो श्वास होती है वो बहुत कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, हमें बहुत आसानी से हम उन व्यंजनों को अपने मुख से बाहर निकाल देते हैं, तो वो ये सारे शब्द जो है वो अल्प प्राण होते हैं। अब आप कहेंगे कि वो कौन से होते हैं? तो बच्चों हमारी जो ये पंक्तियां होती हैं, इसका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, ये जो 3 वर्ण होते हैं, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, ये अल्प प्राण में आते हैं, इनको बोलने में बहुत कम श्वास लगती है। और उसके बाद जो है महाप्राण, महाप्राण का मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमें श्वास ज्यादा लगती है या हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, श्वास ज्यादा लेनी पड़ती है, तो वो होते हैं हर पंक्ति का दूसरा और चौथा वर्ण। ये आपको याद रखने की बात है कि अगर श्वास के आधार पर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि श्वास के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण 2 भागों में विभाजित किया गया है। और अल्प प्राण में आने वाले व्यंजन होते हैं प्रत्येक पंक्ति का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, और महाप्राण जो है उसके अंतर्गत आने वाले व्यंजन है किसी भी पंक्ति का दूसरा और चौथा व्यंजन। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अयोगवा। अयोगवा, अयोगवा। लेकिन अभी जो हमने जितना भी पढ़ाया है, जितना भी चैप्टर हमने रीड किया है, जिसके बारे में हमने वर्ण की परिभाषा जानी, व्यंजन की परिभाषा जानी, व्यंजनों के भेदों को जाना और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर के बारे में जाना, उसके बाद हमने उसके अल्प व्यंजनों के विभाजन को जाना कि व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इस तरीके से हमने व्यंजन और वर्णों के बारे में पूरा जान लिया। अब हम जो
ये है अयोग वाह। ये हम अपनी अगली कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।